नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास में मदद के लिए प्रमुख ऋण दरों में कमी की और ऋणों के भुगतान में 3 और महीने की रियायत दी। देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 41% हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फर्जी खबरों के खिलाफ संघर्ष में सामुदायिक रेडियो को शामिल होने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला और कराची में 107 यात्रियों को ले जा रहा पाकिस्तानी विमान दुर्घटनाग्रस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी लवलीन निगम के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के समुद्री तूफान से तबाह इलाकों के लिए 500 करोड़ रुपए की अग्रिम वित्तीय सहायता की घोषणा की है। श्री मोदी ने आज अम्फन तूफान से क्षतिग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद इसकी घोषणा की। तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है और बाकी आवश्यकताएं एक बार कंप्लीट सर्वे होने के बाद, रिहेबिलिटेशन की पूरी योजना बनने के बाद भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिला करके ओडिशा के विकास की यात्रा में और इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के काम में पूरी तरह मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने पीड़ितों को तत्काल राहत सुनिश्चित करने के साथ साथ हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया। तूफान से हुए विनाश का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री ने राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ समीक्षा बैठक भी की। तो मैंने आज पूरा डिटेल रिव्यू लिया है। राज्य सरकार ने भी विस्तार से मेरे सामने सारी बातें रखी हैं। यहाँ की सरकार की व्यवस्था की तरफ से बहुत ही जल्द उसका आकलन करके रिपोर्ट भारत सरकार को मिलेगी। भारत सरकार की टीम भी तत्काल यहाँ पहुंचेगी और पूरी परिस्थिति का रिव्यू कर करके लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रिहेबिलिटेशन की बात हो, इन सारी चीजों को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और मयूरभंज जिलों का करीब 90 मिनट तक हवाई दौरा किया। जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज जब देश कोरोना वायरस के रूप में वैश्विक महामारी से निपटने में लगा है, तो देश के कुछ भागों में महाचक्रवात की विनाश लीला सचमुच चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की उड़ीसा की सुस्थापित प्रक्रिया ने कई लोगों की जान बचाई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने चक्रवात के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने भीषण समुद्री तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में हुई प्रशासनिक बैठक के बाद ये घोषणा की। भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि एक केंद्रीय दल जल्द ही नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य में पहुंचेगा। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो। केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके
बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राज्य के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। उन्होंने अम्फन चक्रवात से इन राज्यों को हुए नुकसान पर चिंता प्रकट की। श्री कोविंद ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए पूरा राष्ट्र एकजुट है और सरकारी तंत्र राहत और बचाव अभियान कारगर ढंग से चला रहे हैं। उन्होंने आशा प्रकट की कि तूफान प्रभावित इलाकों में सामान्य स्थिति शीघ्र बहाल हो जाएगी। देश की 22 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। बैठक में पारित प्रस्ताव में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। विपक्षी पार्टियों ने ये भी मांग की कि इस प्राकृतिक प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए और इससे हुई तबाही से निपटने के लिए राज्यों को पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए। विपक्षी पार्टियों की इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता सीताराम येचुरी समेत कई विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 4.4% से घटाकर 4% कर दिया है। रिवर्स रेपो दर में भी कमी की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में मीडिया को इसकी जानकारी दी। On the quantum of reduction, the MPC voted with 5:1 majority to reduce the policy repo rate 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. श्री दास ने कहा कि आज घोषित उपायों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। ये हैं बाजार के कामकाज में सुधार लाना, आयात और निर्यात को बढ़ावा देना, ऋण सेवाओं और कार्यशील पूंजी के मामले में राहत देकर आर्थिक दबाव को कम करना और राज्य सरकारों के वित्तीय संकट को कम करना। उन्होंने बताया कि ऋणों के भुगतान में और 3 महीनों की रियायत देने की घोषणा की गई है, जो 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। रिजर्व बैंक ने आयात निर्यात बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपए के ऋण व्यवस्था की भी घोषणा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में कमी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे मांग में बढ़ोतरी होगी और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को समुचित दरों पर ऋण मिल सकेगा। इन उपायों से आर्थिक दबाव कम होगा और वित्तीय उपलब्धता बढ़ेगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रेपो दर में कमी का स्वागत किया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि पूर्णबंदी के बाद से रिजर्व बैंक ने उधार की दरों में जो कमी की है, उससे बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा। Very timely, very welcome, and hopefully will work to encourage the banks to do greater amount of lending and push money out of the door rather than park it with RBI under the reverse repo rate. So the reduction in the repo rate as well as in the reverse repo rate. श्री कुमार ने ये भी कहा कि ऋणों के भुगतान के लिए 3 महीनों की जो मोहलत दी गई है, उससे उधार लेने वालों को आर्थिक गतिविधियां फिर से तेज करने में मदद मिलेगी। Very good move given the current situation with the pandemic and the lockdown. There are several sectors which have suffered 100% revenue loss, and these people have no earnings at all and they are in no position to service the debts that they have. So therefore this moratorium is most welcome. Also the fact that they have allowed them to convert their payment into a term loan again would also help, because these people will find it easier to pay off this interest rather than to have to be paid up front. So both those moves focused on helping industrial and service sectors who have suffered abnormally with the pandemic. कई वाणिज्यिक और औद्योगिक संगठनों ने भी दरों में की गई कटौती का स्वागत किया है। फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय ने कहा है कि इससे उद्योग जगत और समूची अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलेगा।
The announcements by the RBI governor this morning of reduction in the repo rate, reduction in the reverse repo rate, the extension of moratorium on all loans by all banks for 3 months, as well as the special line for Exim and the extension of the import and export pre-shipment credit, as well as the other measures taken for state governments, are very welcome step. They will coming on the heels of the announcements of the Atmanirbhar Bharat package. This will further help industry and the entire economy going forward. देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 48,534 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर करीब 41% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,234 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर घटकर 3.02% रह गई है। वह अब घटकर 3.02% हो चुका है। हमारा फोकस उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स पर है जहां पर ये ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम स्टेट्स के साथ मिलकर वहां पर कंटेनमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस पर फोकस कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेते हुए इस इन्फेक्शियस डिजीज से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने बताया कि देश के विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में आज 1 बजे तक कुल 27,55,714 नमूनों की जांच की गई। आज दोपहर को 1 बजे तक 23,55,714 टेस्ट हुए। आज चौथा दिन था जब 1 लाख के ऊपर फिर टेस्ट हुए एक दिन में। 1,03,829 टेस्ट टोटल हुए। उसमें 85,542 ये जो 401 वो नेटवर्क में के सरकारी लैब्स हैं उनमें हुए। 18,287 ये प्राइवेट लैब्स जो 178 है उनमें हो गए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 1 करोड़ लोगों का इलाज किया जा चुका है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अभी तक 14,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र बनाए जा चुके हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि कोविड संक्रमण के दोगुना होने की दर पहले जहां 3.4 दिन थी वहीं अब 13.3 दिन हो गई है। श्री पॉल ने कहा कि कोरोना के सक्रिय मामले अब कुछ राज्यों, शहरों और जिलों तक सीमित रह गए हैं। 80% ऐसे मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में हैं। श्री पॉल ने कहा कि देश में 10 करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तथा टेलीमेडिसिन सेवा का भी विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य कोरोना से लोगों की जान बचाना है। एक अध्ययन में पता चला है कि लॉकडाउन के कारण देश में जहां 20 लाख लोगों को संक्रमण से बचाया जा सका है वहीं 54,000 लोगों की जान बचाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड संक्रमण के दौरान और इसके बाद के समय में टीकाकरण अभियान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। When India decides, it performs. We eradicated smallpox and polio in our country at a time when there was abject poverty. More recently, we faced the threat of COVID-19 in a proactive and preemptive way with unmatched scale and determination. Today we have a mortality of 3% only. In a country of 1.35 billion, there are only 0.1 million cases of COVID-19. The recovery rate is above 40% and the doubling rate is 13 days. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 2020-21 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है। अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी बोर्ड के सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य आर्थिक प्रदर्शन और मानव क्षमताओं में वृद्धि का आधार है। उन्होंने कोविड महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कोविड-19 से निपटने के भारत सरकार के प्रयास भी बैठक में उपस्थित लोगों के साथ साझा किए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ समय रहते सक्रिय प्रयास किए। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड संक्रमण से मरने वालों की दर महज 3% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने डॉक्टर हर्षवर्धन को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी।
उन्होंने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन को जन स्वास्थ्य क्षेत्र का खासा अनुभव है। सुश्री खेत्रपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर हर्षवर्धन देश में कोविड संक्रमण के खिलाफ अभियान को बड़ी कुशलता के साथ चला रहे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने विश्व की जैव विविधता में करीब 8% योगदान दिया है। नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक डिजिटल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विश्व के भूमि संसाधनों में भारत की हिस्सेदारी 2.5% है। मानव और मवेशी आबादी में यह हिस्सेदारी 16% है। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन में विश्व को परिवार समझने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने का संदेश दिया गया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत में अनेक विश्वविद्यालय जैव विविधता में प्रमाण पत्र और डिग्री पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप पाठ्यक्रम का भी शुभारंभ किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए और ओडिशा को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास में मदद के लिए प्रमुख ऋण दरों में कमी की और ऋणों के भुगतान में 3 और महीनों की रियायत दी। देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 41% हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार का सामुदायिक रेडियो पर विज्ञापनों का समय 7 मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर 12 मिनट करने का प्रस्ताव। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला और कराची में 107 यात्रियों को ले जा रहा पाकिस्तानी विमान दुर्घटनाग्रस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापनों के लिए समय में बढ़ोतरी कर इसे 7 मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटे करना चाहती है, ताकि उन्हें टेलीविजन चैनलों के समकक्ष लाया जा सके। आपको 1 घंटे में 7 मिनट ही एडवर्टाइजमेंट का समय मिलता है। टीवी पर तो 12 मिनट है। अभी तो कुछ जगह सारे बंधन ही खत्म हुए हैं, तो आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए आकाशवाणी समेत इन्हें 12 मिनट का करने के विषय पर हम जरूर सोचेंगे और निश्चित इसके बारे में निर्णय लेंगे, जिससे आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि लोकल एडवर्टीजमेंट्स बहुत होते हैं। लोग आएंगे, देंगे आपके यहाँ, क्योंकि उनको रिस्पांस मिलेगा, तब उनको समझ में आएगा कि कम्युनिटी रेडियो का महत्व क्या है। आकाशवाणी समाचार के जरिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो अपने आप में एक समुदाय है और ये परिवर्तन के संवाहक हैं। मैं निश्चित रूप से कम्युनिटी रेडियो के आंदोलन का विस्तार हो और ज्यादा से ज्यादा जगह अच्छे कम्युनिटी रेडियो बने और वो लोक जागृति का, लोक जागरण का और जनता के परिवर्तन के, देश के परिवर्तन में सहभागिता का ज्यादा सहभाग देने का काम करते जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। हम निश्चित विचार करेंगे कि इसका विस्तार करने के लिए क्या किया जाए। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को स्थापित करने के खर्च का 75% हिस्सा मंत्रालय वहन करता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत तथ्यों की जांच करने वाला फैक्ट चेक एकांश बनाया है और सामुदायिक रेडियो इसके प्रयासों में मदद कर सकते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज बड़ी खतरनाक होती हैं और इस पर प्रतिबंध को प्रेस की आजादी का हनन नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय स्तर पर सूचनाओं का सत्यापन कर रहे समाचार देने में मदद कर सकते हैं। सरकार ने गुजरात समाचार के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 8,000 लोग कोरोना से प्रभावित हैं। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस आकलन को पूरी तरह गलत बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि देश में कल शाम तक प्रति 1 लाख की आबादी पर लगभग 8.3 लोग प्रभावित थे।
वंदे भारत मिशन के तहत मालदीव की राजधानी माले से 152 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की पहली उड़ान आज दोपहर बाद बेंगलुरु रवाना हुई। एयर इंडिया की एक और उड़ान कल माले से दिल्ली रवाना होगी। आज की उड़ान से कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के निवासियों को स्वदेश वापस लाया जाएगा, जबकि दिल्ली आने वाली कल की उड़ान चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली के लोगों को वापस लाएगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में मालदीव में भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर ने यात्रियों के लिए किए जा रहे इंतजाम के बारे में जानकारी दी। श्री सुधीर ने बताया कि मालदीव में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के लिए एयर इंडिया ने सारे इंतजाम किए हैं। मालदीव में भारतीय मूल के लोगों के लिए हमने व्यवस्था की है वापस जाने की। पहले राउंड में नेवी के शिप के द्वारा ये लोग वापस गए थे, करीब 1500 लोग। आज से फ्लाइट शुरू कर रहे हैं। यहाँ हमने इनके लिए व्यापक प्रावधान किया है, इनके आने जाने का, बोट्स का, ताकि दूसरे आइलैंड से माले तक आ सकें। माले आने के बाद इनके लिए हमने बसेज ऑर्गेनाइज करी हैं ताकि एयरपोर्ट तक आ पाएं, और एयरपोर्ट पे जो भी इनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जो भी अरेंजमेंट्स करने थे वो हमने करे हैं। एयर इंडिया ने भी अरेंजमेंट्स करे हैं इनके फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की, और सारे पैसेंजर्स को एक एक सेफ्टी किट दी जा रही है, जिसमें उनके लिए मास्क है, उसके लिए ग्लव्स है और हैंड सैनिटाइजर। इससे पहले समुद्र सेतु मिशन के तहत मालदीव से करीब 1,500 भारतीय नागरिकों को नौसेना के 3 जहाजों से भारत लाया गया था। गृह मंत्रालय ने एक बड़ी रियायत देते हुए प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारकों की श्रेणी में आने वालों को विदेश से भारत वापस लाने की इजाजत दे दी है। नए नियमों के अनुसार विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों के बच्चों को जिनके पास ओसीआई कार्ड हैं और जो पारिवारिक आपात कारणों से भारत लौटना चाहते हैं, उन्हें वापस आने की अनुमति दे दी गई है। ये सभी फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए तैनात किए गए विमानों, समुद्री जहाजों, रेलगाड़ियों या परिवहन के किसी भी अन्य साधन से यात्रा कर सकते हैं। वापस की ये अनुमति ऐसे दंपतियों को भी दी गई है जिनमें से किसी एक के पास ओसीआई कार्ड है और दूसरा भारतीय नागरिक है और यहाँ उनका स्थायी आवास है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी जिनके पास ओसीआई कार्ड है और जिनके माता पिता भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं, उन्हें भी वापसी की इजाजत होगी। भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 31 लाख से अधिक लोगों को अपने अपने गृह राज्यों में पहुंचाकर यात्री परिवहन का नया मानदंड स्थापित किया है। 1 मई से देश के विभिन्न राज्यों से 2,317 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गई हैं, ताकि लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। इस बीच रेलवे ने देश भर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली 230 रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। टिकट ऑनलाइन या रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने कहा है कि कल से अब तक 13 लाख यात्री टिकट खरीद चुके हैं। आरक्षित टिकट सामान्य सेवा केंद्रों, डाकघर के रिजर्वेशन काउंटर, यात्री सुविधा केंद्र और आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंट से भी खरीदे जा सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 9 करोड़ 55 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं और 19,000 करोड़ रुपए लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं। सरकार कोविड-19 महामारी के बीच किसानों तथा कृषि गतिविधियों को मदद पहुंचाने के लिए कई उपाय कर रही है। उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करने के सभी लाभार्थियों तक अनाज का वितरण सही तरीके से हो सके ताकि कोई भूखा न रहे। श्री पासवान ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रियों और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने तथा गरीबों और प्रवासी श्रमिकों के बीच दालों और अनाजों के वितरण के लिए बढ़ चढ़कर काम करने के लिए राज्यों की सराहना की। उन्होंने खाद्यान्नों की खरीद प्रक्रिया सही तरीके से जारी रहने पर संतोष जताया। श्री पासवान ने कहा कि ओम्पुन चक्रवात से प्रभावित पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को भी अपने यहां प्रभावित लोगों का ख्याल रखना चाहिए। भारत पैकेज के तहत अब तक 8 लाख टन गेहूं और चावल तथा 39,000 टन दालें प्रवासी श्रमिकों के बीच मुफ्त बांटे जा चुके हैं। केंद्र सरकार फंसे हुए 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलो आटा या चावल मुफ्त दे रही है। सरकार द्वारा हर परिवार को 1 महीने में 1 किलो दाल भी मुफ्त दी जा रही है।
मध्य प्रदेश में रबी सीजन 2020-21 में समर्थन मूल्य पर किसानों से 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 28 दिनों में रिकॉर्ड 105,32,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि रिकॉर्ड मात्रा में गेहूं खरीदा गया है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का लक्ष्य पूरा होने के बाद भी गेहूं खरीदने का काम जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सभी पंजीकृत किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। वर्ष 2012-13 में मध्य प्रदेश में 10,27,000 किसानों से 84,90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड बनाया गया था, जो इस साल टूट गया है। अब तक 14,16,000 किसानों से 105,32,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। एक दिन में लगभग 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड भी इस बार बना है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हिमाचल प्रदेश में उपायुक्तों से आगामी दिनों में राज्य में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना के मद्देनजर उनके संबंधित जिलों में संस्थागत क्वारंटीन के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने को कहा गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को देश के विभिन्न भागों में राज्य में पहुंचने वाले लोगों की जांच करने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मियों और अन्य कर्मचारियों को सभी सुरक्षात्मक उपकरण देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों में बेहतर सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वहां रहने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुरक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौरतलब है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 1,30,000 लोग राज्य में पहुंच चुके हैं। इस बीच राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सक्रिय संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 102 पहुंच गया है। हमीरपुर जिले में आज 12 नए मामले सामने हैं, जिसके चलते अब जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 53 हो गई है। सबसे ज्यादा ताजा मामले संस्थागत क्वारंटाइन में रखे गए लोगों के आ रहे हैं। राज्य में 6,500 से अधिक लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन के तहत रखा गया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी परिचर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। 107 यात्रियों को ले जा रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक यात्री विमान आज कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया है कि 99 यात्रियों और चालक दल के 8 सदस्यों के साथ ये विमान लाहौर से रवाना हुआ था। हताहतों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर अनेक लोगों के मरने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके साथ ही भीषण गर्मी का प्रकोप भी जारी रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे और कहीं कहीं आंधी और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 14 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। समाचार कक्ष से मैं चारू सक्सेना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए और ओडिशा को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास में मदद के लिए प्रमुख ऋण दरों में कमी की और ऋणों के भुगतान में 3 और महीनों की रियायत दी। देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 41% हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार का सामुदायिक रेडियो पर विज्ञापनों का समय 7 मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर 12 मिनट करने का प्रस्ताव। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला।
और कराची में 107 यात्रियों को ले जा रहा पाकिस्तानी विमान दुर्घटनाग्रस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।